तो देखिए जस्ट अभी आपका न्यूमेरिकल फिनिश हुआ, आप जरा इस चीज को देखो। हाँ बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, वो ग्राफिकल वो ग्राफ है, वो अभी ग्राफ हम पढ़ाएंगे ना आज, अभी आएगा, इसके बाद ही आएगा बस, ठीक है, इसके बाद ही आएगा, फिर उसके बाद डाउट रह जाएगा पूछ लीजिए। अभी देखो हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे, जस्ट स्टार्टिंग क्लास था जिसमें आपको है ना आइडियल गैस इक्वेशन पे ले जाया गया था, जहां आप पढ़े थे PV = nRT, सही है, और उसका अलग अलग इक्वेशन जैसे P1 V1/N1 T1 = P2 V2/N2 T2। आज की क्लास का पहला डिस्कशन है डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का डेंसिटी। क्या हम लोग ये सीखे PV = nRT, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स लिखना है तो मास ऑफ गैस बाय मोलर मास, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किए ना, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखना है तो मास बाय मोलर मास, सही है ना। देखिए अगर आप में से कभी किसी का कुछ टर्म छूट जाए तो जो नया नया चीज बताया जाए उसको मार्क करते रहिए आप। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास बाय मोलर मास लिख दिए, आगे R है और T है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T, M को इधर रख दो, यहां M बाय V और RT। जरा बताओ जब आप मास में वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या ये डेंसिटी होगा? तो अभी आपके पास आया Pm = डेंसिटी का साइन है ये रो, रो जब देंगे ना डेंसिटी, ये रो सिंबल, ठीक है, इनटू R इनटू T, तो आप यहां से लिख सकते हैं रो विल बी = Pm/RT। जैसे अभी तुम्हारा ही न्यूमेरिकल मान लो पीछे वाला पकड़ लेते, तो उसमें प्रेशर है 5 atm अप्रॉक्स, टेम्परेचर मोलर मास है 4, हीलियम था ना, मोलर मास है 4, R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 पुट कर दोगे तो ये सॉल्व करोगे अगर पूरा, तो क्या आपको डेंसिटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो आपके पास दो तरीके से आता है, एक होता है kg/m3 या फिर आप लिख सकते हो ग्राम/लीटर ग्राम/ml, समथिंग लाइक दैट। आप जब R को लेंगे 4 तो हीलियम का जो 4 है उसका यूनिट क्या है, हीलियम का मोलर मास 4 है, इसका यूनिट क्या है, ग्राम, 4 ग्राम, बात समझे। और नीचे R जो होगा उसमें होगा atm, लीटर, पर मोल, पर केल्विन, तो atm तो atm से कट जाएगा, केल्विन केल्विन से कट जाएगा, मोल मोल से कट जाएगा, लेकिन नीचे लीटर बचेगा, तो आपका यूनिट होगा ग्राम/लीटर। तो यूनिट सोच समझ के पुट करना, ठीक है। डेंसिटी रो = Pm/RT। चलो थोड़ा सा नोट कर लो फिर आगे स्क्रीनशॉट ले लो जी, आप लोग ऑनलाइन में जो हो गया, यस सर, गुड। देखो यार ध्यान से, अभी जैसे आलोक रंजन का कुछ एक डाउट था जिसमें ये ग्राफ के बारे में बोल रहा था, V और T के बीच का 4 ग्राफ है, उसमें है ना मास कौन ज्यादा कौन कम मास, यही सब था ना। देख ग्राफिकल एनालिसिस, कोई भी आइडियल गैस से रिलेटेड अगर आपके पास ग्राफ आ जाए तो जो अभी बोर्ड पे आपको सिखाया जाएगा जस्ट यूज दैट, ठीक है ना, इसको यूज करें। सबसे पहले आप देख लो PV = nRT, फिर आप कर सकते हो PV = M/M RT, आप इसको देख लो। मान लो जैसे तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है सपोज वॉल्यूम और किसका था जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अगर मेरे पास B एंड T का ग्राफ है, B एंड T का ग्राफ है, मान लीजिए जैसे आप लोग के पास ये दो ग्राफ, एक ये है एक ऐसा, VT ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, जब लोग सीखे,
अब आपसे पूछ दिया कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आपसे बोल दिया गया कि भाई बताओ किस केस में ज्यादा प्रेशर है, किस केस में कम प्रेशर है, या किस केस में सैंपल का मास ज्यादा है, सैंपल का मास कम है, समथिंग लाइक दैट। आपको करना क्या है ना, आप ऐसे समझिएगा चीजों को आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो आप एक्चुअली वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, बोलो सही है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी केयरफुल, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, बोलो सही है। तो बताओ 1 और 2 में किसका टेम्परेचर ज्यादा है? 2 का टेम्परेचर ज्यादा है, 1 का टेम्परेचर कम है, बोलो समझा। ये टेम्परेचर है 2 का, ये टेम्परेचर है 1 का। कब? जब वॉल्यूम आप कांस्टेंट लेके बात कर रहे हैं तब। तो आप ऊपर वाला ग्राफ को देखिए, अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा। आपको ग्राफ दिखा रहा है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 फॉर कांस्टेंट V, करेक्ट है ना। तो याद रखना T2 इज ग्रेटर देन T1, कहीं दिक्कत? अब ऐसे 2 ग्राफ रहे, 4 ग्राफ रहे, आपका आंसर आएगा। बोलो जी आप लोग, समझ में आया? यस सर। ठीक सर, अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो क्या मेरा आंसर गलत आ जाता? चलिए लगा लीजिए दिमाग। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि VT कर्व बनाओगे तो वो होगा स्ट्रेट लाइन। सर अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर करके सोचेंगे तो ये लाइन खींचने का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो P into V कांस्टेंट होगा। मतलब अगर आप प्रेशर को लाएंगे राइट हैंड साइड तो नीचे आएगा ना, तो V प्रोपोर्शनल 1/P हो रहा है, बोलो समझा। V प्रोपोर्शनल 1/P, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। तो देखो 1 का वॉल्यूम ज्यादा है, 2 का वॉल्यूम कम है। कांस्टेंट P पे आपको भी पता है P और V इनवर्सली होता है। तो वॉल्यूम 1 का ज्यादा है 2 का कम, तो प्रेशर 1 का कम होगा 2 का ज्यादा। सेम आंसर जैसे बनाना, क्लियर है? अब मान लो जैसे हम लोगों के पास पीवी कर्व है। जब आप पीवी कर्व बनाते हैं तो आइसोथर्मल में देखे थे, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। 1 मान लो 2 3, ऐसा 3। ये कोई ये गैस का सैंपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तुमसे पूछिए ठीक है पीवी कर्व है, टेम्परेचर सब में कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट है, लेकिन बताओ 1 का टेम्परेचर से 2 का टेम्परेचर ज्यादा है या कम, 2 के टेम्परेचर से 3 का टेम्परेचर ज्यादा है या कम। जब तक आप 1 पे रहिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन जब 1 से 2 पे जाइएगा तो बदलेगा ना। फिर 2 पे जब तक रहिएगा कांस्टेंट होगा, फिर 3 पे बदलेगा, ठीक है। अगेन कोई भी एक लाइन खींच दो, बोलो कैसे बनाना चाहता हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? एक ही बताएंगे, हॉरिजॉन्टल। चलो ठीक है हॉरिजॉन्टल कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का मतलब क्या कांस्टेंट कर रहा है? प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा है तुम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, बोलो सही है? सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वॉल्यूम 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो बिकॉज V1 से बड़ा V2, V2 से बड़ा V3 और दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3। तो दिक्कत, ठीक है। कोई अगर बोले नहीं सर हमको वर्टिकल से बनाने का मन है, तो वर्टिकल लाइन खींचोगे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सोच के बना दीजिएगा सेम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बदलते हैं। आपके पास पीवी कर्व है, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम, एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। बोला है कि मास ऑफ सैंपल
है मास के बेसिस पे। बताओ कैसे बनाना चाहता, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कि वर्टिकल? पढ़ेगा सब हॉरिजॉन्टल, अगर में जब आएगा देखो जरा देखो जरा देखो जरा इस कर्व को देखो, यहाँ देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे मतलब प्रेशर को कांस्टेंट माने हैं, तो क्या मेरा वॉल्यूम और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो बोलो। तो वॉल्यूम 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा। तो याद रखना फर्स्ट गैस के सैंपल के मास से सेकंड का ज्यादा, सेकंड से ज्यादा थर्ड। ठीक है, कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन अगर इस कांसेप्ट पे है, गो थ्रू दिस वे, आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एक को कांस्टेंट करो या वर्टिकल, और फिर देख लो पीवी इक्वल्स, ये दो लाइन जरूर लिख लेना बगल में, यही से रिलेशन मिलेगा कौन किसका प्रोपोर्शनल है सब। ठीक है, नोट कीजिए। अगला हम लोग के पास है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई एक कंटेनर लीजिए, कोई एक क्लोज्ड कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में कोई एक गैस भरा है ए उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा 4 atm। ठीक है, सेम कंडीशन कहने का मतलब सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम। अगर उसी कंटेनर में कोई एक दूसरा गैस बी भर दिया जाए तो ए के 4 atm पे बी के मौजूद होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ए अकेले उस कंटेनर के वॉल पे 4 atm प्रेशर लगा रहा है, तो अगर उस कंटेनर में कोई दूसरा गैस बी भरा है जो ए से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बस ए से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ए कंज्यूम होने लगेगा। अगर वो नॉन रिएक्टिंग गैस है तो ए के प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका आप रिवर्स भी कह सकते हो, मतलब बी पहले से मौजूद है, बी एक प्रेशर लगा रहा 3 atm, अब उसके बाद आप उसमें ए ऐड कर दिए तो ए के आने से बी के प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता until and unless they should be non reactive, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके सामने बोला जा रहा है कि किसी भी कंटेनर में अगर कोई अकेले गैस मौजूद है तो वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अभी मान लो जैसे रूम में एटमॉस्फेयर का 1 atm प्रेशर है, तो इस 1 atm प्रेशर में एटमॉस्फेयर में दो मेजर कंपोनेंट ऑफ गैस है, एक है नाइट्रोजन 78%, दूसरा ऑक्सीजन 21%। तो याद रखना कि 1 atm का लगभग 78% हिस्सा मतलब 0.78 atm नाइट्रोजन एक्सर्ट कर रहा है और 0.21 atm ऑक्सीजन एक्सर्ट, और बाकी जो 1% बच गया उसमें बाकी सब गैसेस। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? तो प्रेशर कोई अगर अकेले कोई गैस कंटेनर के वॉल पे लगाता है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल। ठीक है, कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसी दूसरे नॉन रिएक्टिंग गैस के मौजूद होने या ना होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता until and unless आप टेम्परेचर और बाकी सब कंडीशन सेम रखें। आप टेम्परेचर बदल दीजिएगा तब तो गैस का प्रेशर बदलेगा, लेकिन हम क्या बोले अगर बाकी सब कंडीशन सेम है तो कोई दूसरा गैस मौजूद है, कोई तीसरा गैस मौजूद है, कोई पांचवा गैस मौजूद है, कोई छठा गैस मौजूद है, फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो प्रेशर है वही है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर है 0.21 atm, तो नाइट्रोजन के होने से, हीलियम के होने से, कार्बन डाइऑक्साइड के होने से, मीथेन होने से और XYZ के होने से उसके प्रेशर पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा until and unless बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो। that pressure exerted by any gas on wall of container
on wall of container when it is present alone, when it is present alone, comma is known as partial pressure, comma is known as partial pressure. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, partial pressure of any gas remains constant and it will not change due to presence or absence of any non-reacting gas, due to presence or absence of any non-reacting gas, provided other parameters remains constant, provided other parameters remains constant. ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे आता है डाल्टन्स लॉ का क्या कहना वो समझिए। मान लो ये हम लोग के पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में A एंड B दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। A का पार्शियल प्रेशर है PA और B का पार्शियल प्रेशर है PB। तो डाल्टन्स लॉ का कहना है कि अगर हमारे पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। मतलब अगर रूम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दे आर नॉन रिएक्टिंग, ओके। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन शो नहीं करता, पता है आपको? नहीं पता? हम लोग जिंदा है, ये बहुत बड़ा एविडेंस है। नहीं तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, सारा नाइट्रोजन खा जाता ऑक्सीजन को, सही है। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट एक आइडियल गैस की तरह काम करता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता। हाँ, ये रिएक्शन शो करता, हम ही आपको लिखाएंगे, लेकिन उसके लिए 2000 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। तो 2000 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर ऐसे चलते फिरते नहीं अचीव हो सकता। बात समझ गए? 2000 केल्विन कहने का मतलब लगभग 1723 डिग्री सेंटीग्रेड। 1723 डिग्री सेंटीग्रेड। वो केवल कहाँ होता पता है? केवल नहीं बोलेंगे, जनरली कहाँ होता पता है? जब हम लोगों का जेट इंजन या रॉकेट ओजोन लेयर को क्रॉस करे, ओजोन का डिप्लेशन सुने, वहां मेन रिएक्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही होता है। ठीक है, चलिए वो अलग। तो अभी ये दे आर सपोज टू बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो जो पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, वो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का सम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर और बाकी सब भी तो है ना। 78 है, 21 है, तो 99 हुआ। ठीक है, 1% में कुछ होगा। तो इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का कहना था कि जब भी हम लोग किसी भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर लिखेंगे, मिक्सचर का अगर हम लोग टोटल प्रेशर लिखेंगे, तो वो उस मिक्सचर में जितना भी मौजूद नॉन रिएक्टिंग गैसेस है सभी के पार्शियल प्रेशर का सम हो। ठीक है, जितना भी मौजूद नॉन रिएक्टिंग गैसेस है सभी के पार्शियल प्रेशर का सम। लिखो जरा स्टेटमेंट डाल्टन्स लॉ। लिखना इसमें, according to this law the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases, the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases will be equals to the sum of
partial pressure of each non-reacting gases. Partial pressure of each non-reacting gases. Partial pressure of each non-reacting gases. ठीक है? तो अगर हमारे मिक्सचर में दो गैस है तो दो लिखना, तीन रहेगा, तीन लिखना है, सो ऑन. अब यहाँ पे थोड़ा सीखिए कुछ. आप लोग एक टर्म सीखे होंगे, मोल फ्रैक्शन. जानते हैं आप मोल फ्रैक्शन? मान लीजिए हम लोग के पास एक गैसियस मिक्सचर है. गैसियस मिक्सचर है, थोड़ा ध्यान से. उसमें A का नंबर ऑफ मोल्स Na है और B का नंबर ऑफ मोल्स Nb है. तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखें, अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखें किसका भाई, तो A का, तो A का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. करेक्ट है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर और कंटेनर. सही? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल. टोटल मतलब कौन? ये और B. इसी तरह अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखते हैं B का, X से मोल फ्रैक्शन दिखाते हैं, तो दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ये है X और XB मोल फ्रैक्शन. हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर A का होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और जो पार्शियल प्रेशर B का होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है. जैसे ही आप यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, जो कांस्टेंट आएगा वो कुछ और नहीं होता, वो टोटल प्रेशर होता है. टोटल प्रेशर, ये जो टोटल प्रेशर निकाले हो वो रहेगा. अभी यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. कोई भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर आप लिखते हो, that will be equals to total pressure of the mixture multiplied with mole fraction of that gas. Multiplied with mole fraction of that gas. Mole fraction कुछ अच्छे न्यूमेरिकल में वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी तुम रिप्लेस कर सकते हो. मोल फ्रैक्शन कुछ अच्छे न्यूमेरिकल में तुम वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हो. जैसे अगर आप चाहो तो जरा गौर करो, आप लिखे हो ऐसे कि Pv is equals to nRT होता है, तो क्या हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं एवोगाड्रोस लॉ? मतलब नंबर ऑफ मोल्स उस जगह पे लिखा जा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे अगर जरूरत है तो वॉल्यूम लिखा जा सकता है. इसलिए जो मोल फ्रैक्शन आप लिखते हो उसके जगह पे वॉल्यूम फ्रैक्शन भी लिख सकते हो. अगर ये है तो इसके जगह पे तुम Va बाई Va प्लस Bb भी लिख सकते हो. बात समझे? ठीक है. इसी तरह अगर XB है तो उसके जगह पे आप वॉल्यूम ऑफ B बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B भी आप यूज कर सकते हो. इसको आप कह सकते हो वॉल्यूम फ्रैक्शन. ठीक है, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन पीछे. कोई दिक्कत नहीं समझने में? जैसे कंटेनर, उस कंटेनर में आपसे बोल दिया गया देखो जी 4 लीटर नाइट्रोजन यूज किए हैं और 20 लीटर ऑक्सीजन यूज किए. तो अब लीटर पे अगर बाकी टेम्परेचर प्रेशर ये सब नहीं दिया है तो वहां से मोल निकालना मुश्किल है. मोल निकाल सकते हैं, लीटर मालूम हो, P मालूम हो, T मालूम हो, तो क्यों नहीं निकाल सकते? P भी इक्वल्स टू nRT लगा दे. बस समझा? लेकिन अगर उस न्यूमेरिकल में ये सब डाटा नहीं है तो 4 लीटर और 20 लीटर को सीधा मोल की तरह ट्रीट करेंगे और उससे हम लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालेंगे. वॉल्यूम फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन की जगह यूज करेंगे. क्या समझ में आ रहा है? ठीक है. मोल दिया है, वेल एंड गुड. या ऐसा डाटा दिया जिससे मोल निकल जाए. जैसे हम तुमको बोलेंगे 10 ग्राम हीलियम और 50 ग्राम मीथेन है, भाई आराम से निकल जाएगा मोल. तो मोल निकाल, मोल से आंसर बना. ठीक है, मोल से आंसर बना. 10 ग्राम हीलियम मोल होगा 10/4. 50 ग्राम मीथेन लिखोगे 50/16. मोल निकल गया, मोल से क्वेश्चन बना. लेकिन अगर डाटा वैसा सुटेबली प्रोवाइडेड नहीं है तो आप मोल फ्रैक्शन के जगह पे वॉल्यूम फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन कैन also be used in place of mole fraction.
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नोट करो इसको फटाफट। देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन होता क्या समझो। आपको जब हाइड्रोजन गैस पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको सिखाया गया था कि लैब के अंदर जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसको कलेक्ट करने का एक मेथड है जिसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर मेथड यूज होता है, सही है। इसमें आप कहीं हाइड्रोजन गैस बना के फिर एक पाइप के जरिए इसको अंदर में डाल देते हैं ऐसे, तो ऊपर में गैस इकट्ठा होता है, सही जा रहे हैं। अच्छा, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, वाकई में केवल यहाँ पे गैस ही होता होगा? नहीं, गैस के साथ किसी भी टेम्परेचर पे जो नीचे वाटर है उसका वेपर भी होता होगा। नहीं समझे? वाटर भी तो वेपर बनाएगा ना। आप घर में क्या कीजिए, एक बर्तन को है ना पानी के ऊपर ऐसे उल्टा करके रख दिया, आप देखिएगा थोड़ी देर में उस पे है ना वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक गए। इसका मतलब वाटर वेपराइज हो रहा है। आप ही समझते किसी भी टेम्परेचर पे वाटर वेपर बना रहा है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो आपके पास कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन में केवल गैस नहीं है, कुछ वाटर वेपर भी है। गैस प्लस वाटर वेपर, इसको हम लोग एक साथ कहते हैं मॉइस्ट गैस, मॉइस्चर कंटेन गैस, मॉइस्ट गैस। तो जब हम तुमसे बोलेंगे कि देखो भाई प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, तो तुम इसमें बोलोगे ना कि सर ड्राई गैस का प्रेशर और प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। मॉइस्ट गैस मतलब क्या, उसमें इसी होता है। जब आप मॉइस्ट गैस का बात करोगे तो मॉइस्ट गैस का मतलब क्या है, ड्राई गैस और उसके अंदर वाटर वेपर। ड्राई गैस और वाटर वेपर दे डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो आप डाल्टन्स लॉ को इसके ऊपर यूज किए हैं। अब समझिए ऐसे कि जो भी हमारा प्रेशर होता है वाटर वेपर का, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। उसको हम लोग एक्वस टेंशन कहते हैं, ठीक है। जो वाटर वेपर का प्रेशर आप देख रहे हो इसको आप एक्वस टेंशन कहते हैं। तो कहीं भी अगर तुमसे एक्वस टेंशन से रिलेटेड डिस्कशन हो तो दिमाग खुला रखना कि एक्वस टेंशन का मतलब क्या है। जैसे हम तुमसे बोलते हैं कि देखो जी हमारे पास गैस का कलेक्शन हो रहा है, गैस कहीं था कंटेनर के अंदर कुछ पहुंचा, ऐसे समझिए करके क्वेश्चन बना दिया गया, लेकिन वहां पे एक्वस टेंशन है 14 mm ऑफ Hg। तो ये 14 mm ऑफ Hg एक्चुअली उस टेम्परेचर पे वाटर वेपर का प्रेशर 14 mm ऑफ Hg, और जो भी दिया गया डाटा है उस हिसाब से। एक्वस टेंशन का मतलब क्या है डायरेक्टली, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, एंड यू कैन हैंडल इट बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? देखिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन बना के इसको और क्लियर रखना चाहते हैं, ठीक है। जरा देखना ध्यान से। एक कंटेनर, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 4 लीटर और यहाँ का टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है। आप इसमें गैस तैयार किए, यहाँ पे आप ड्राई गैस बनाए हैं, यहाँ पे आपका ड्राई गैस है, तैयार है ना, थोड़ा बताने के लिए। और उस ड्राई गैस का प्रेशर है 280। फिर आप इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड से कलेक्ट किए, आप इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड से कलेक्ट किए। ये कंटेनर लिया, पानी भर दिए यहाँ तक और इसको एक बीकर उल्टा डाल के इसमें कलेक्ट किया। जो बीकर आप उल्टा डाले हैं उसका वॉल्यूम है 2.5 लीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन ही है और यहाँ पे एक्वस टेंशन है, यहाँ पे एक्वस टेंशन है 20 mm ऑफ Hg। एक्वस टेंशन है 20 mm ऑफ Hg। तुमसे बोला गया चलो भाई यहाँ का टोटल प्रेशर बताओ, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस।
टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आप बताओ। आप बताओ नहीं, आप उनको बस बताओ कि बनेगा कैसे। You have 1 minute, सोच के बताओ, प्लान बताओ कि बनेगा कैसे। देखिए यहाँ जितना गैस था सब यहाँ कलेक्ट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स है। ओके हाँ अब बोलो। कुछ तो दे दिए है ना, 2 एटीएम दे दिए लेफ्ट नीचे से। सर इसमें एप्लीकेशन 20 दे रखा है, 20/760 जोड़ देंगे हो जाएगा 20/760। हाँ ठीक है, 20/760 करोगे एटीएम में आएगा, फिर उसके साथ उसको 2 एटीएम को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, चलिए आगे सोचिए कोई और। अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे एक चीज, यहाँ का वॉल्यूम 4 लीटर है, यहाँ का वॉल्यूम 2.5 लीटर। टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, आर तो सेम होता ही है, तो क्या लगा सकते हैं P1 V1 P2 V2। जब आप P1 V1 P2 V2 लगाएंगे, देखिए अभी बना देंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप थोड़ा दिमाग में, P1 V1 P2 V2 लगा देंगे तो वहां से जो P2 आएगा क्या वो आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या करें बोलो। हाँ उसमें एक्वस टेंशन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो P2 आएगा वो ड्राई गैस का प्रेशर होगा, लेकिन आपसे मॉइस्ट गैस पूछा है तो एक्वस टेंशन का जो 20 mm का एटीएम वाला वैल्यू आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगाना पड़ेगा P1 V1 P2 V2, P1 V1 P2 V2। तो जो मेरा P2 आया ड्राई गैस प्रेशर वो आया P1 V1 V2। P1 था 2 atm, वॉल्यूम था 4 लीटर, नीचे था हम लोग का नया वॉल्यूम कितना 2.5 लीटर। ये लीटर लीटर कैंसिल, यहाँ पे देखो दीदी 8/2.5 आया atm। ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है। अच्छा कहाँ का है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, कहाँ का प्रेशर है, यहाँ पर जो पानी के ऊपर आप इकट्ठा किया हो ना वहां का ड्राई गैस का प्रेशर। लेकिन आपसे पूछा टोटल प्रेशर, देयरफॉर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, क्या मॉइस्ट गैस के प्रेशर को आप ऐसे लिख सकते हो, जो भी आपका ड्राई गैस का प्रेशर आया प्लस एक्वस टेंशन, तो आपका ड्राई गैस है 8/2.5 और प्लस है यहाँ पे कितना 20/760। अच्छा ये 760 कहाँ से है, याद है पिछले दिन 760 mm ऑफ एटी मतलब 1 atm, तो आप atm में atm जोड़िए, सॉल्व कर दीजिए जो आएगा वही, ठीक है नोट करो इसको। मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, उस बैलून के अंदर हीलियम गैस आप भर के रखते हैं, उस बैलून को लाके शुरू में आप छोड़ देते हैं, बिना उसका नोजल बांधे हुए छोड़ देते हैं, तो हमारा हीलियम गैस उससे लीक कर जाता है, और लीक करने के बाद कहाँ चल जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के गैसेस का आपस में इंटरमिक्स करने का प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है, वर्ड है डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे आप अगर नेकेड आई से देखना चाहते हैं तो गैस तो नहीं दिखाई देता, हम आपको दूसरा एक एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। जैसे अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओगे धुआं उठेगा, ठीक है, जब धुआं है थोड़ी देर में गायब हो जाता है, गायब होगा कहीं चला थोड़ी ना जाता, एटमॉस्फेयर में क्या होता है इंटरमिक्स हो जाता है बाकी सारे गैसेस के साथ। ऐसा पर्टिकुलर फेनोमेनन जिसमें गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस का आपस में इंटरमिक्स होने का जो फेनोमेनन है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी का रोल नहीं है, ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचता है। जैसे अभी हम बोले हीलियम गैस, तो तुम क्या बोला ऊपर, तुम जो धुआं देखता है कहीं भी जलता हुआ ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी जाके गैसेस आपस में जो इंटरमिक्स हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इंटरमिक्स होने वाला गैसेस
किसी छोटे से होल से बाहर आ रहा है, जैसे गुब्बारे का नोजल खोलोगे तो नोजल से गैस निकलेगा, इसी गैसेस के इंटरमिक्स होने का प्रोसेस उस समय कहलाता इफ्यूजन। पहले क्या बोले, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कोई भी गैस आपस में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक स्मॉल ऑरिफिस से निकलता है, स्मॉल होल को ऑरिफिस कहते हैं, ORIFIC, ऑरिफिस, स्मॉल होल से निकलता, ऑरिफिस से निकलता है, तो गैसेस के इस तरह से आपस में इंटरमिक्स होने का प्रोसेस व्हेन दे कम्स आउट थ्रू एन ऑरिफिस इज कॉल्ड इफ्यूजन, EFFUSIO। पहला था डिफ्यूजन, DIFFUSIO। क्लियर हो रहा है? इस पे हमारे साइंटिस्ट हैं, नाम है ग्राम, GRAHM। ग्राम्स जो है वो लॉ दिए थे कि गैसेस आपस में जो इंटरमिक्स होता है, पर सेकेंड गैसेस का कितना वॉल्यूम आपस में मिक्स होता है, रेट ऑफ वॉल्यूम मिक्स्ड टुगेदर, वॉल्यूम बाय टाइम, कितना गैस का, एक गैस का दूसरे गैस के साथ वॉल्यूम मिक्स होगा पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन कहते हैं। उस पे एक लॉ, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक लिखो, diffusion and effusion of gases। Diffusion and effusion of gases। नीचे लिखना, the phenomenon of intermixing of gases, the phenomenon of intermixing of gases with each other, the phenomenon of intermixing of gases with each other against gravity, irrespective of gravity, irrespective of gravity, irrespective of gravity, comma, is known as, comma, is known as diffusion, is known as diffusion, full stop। When gases comes out, when gases comes out through an orifice, through an orifice, then this process is called effusion, through an orifice, then this process is called effusion, this process is called effusion, ठीक है। आगे लिखो, ग्राहम्स, GRAHM, ग्राहम्स लॉ ऑफ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, GRAHAM, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। वैसे क्या लिखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखो ऐसे, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional with, is inversely proportional with square root of density or square root of molar mass, square root of density or square root of molar mass। देखो यार, देखिए थोड़ा बड़ा, इसको दो पार्ट में पढ़ना है। एक है बेसिक्स, वो आज सीख लीजिए, अगले दिन इसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हमारे पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो जैसे 4 लीटर ऑक्सीजन का डिफ्यूज किया है 5 सेकंड के अंदर, तो 4 लीटर बाई 5 सेकंड, 4 बाई 5 लीटर पर सेकंड। 20 लीटर डिफ्यूज किया है 1 मिनट के अंदर, तो 20 लीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकंड्स। बात समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, इसको आप कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन।
तो जहां भी आप रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखोगे ना V/T होगा, जिस गैस के लिए लिखोगे उसका वॉल्यूम बाय टाइम। अब ग्राम्स लॉ के हिसाब से जो भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोलर मास के स्क्वायर रूट के साथ या फिर डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ, डेंसिटी को रो दिखाते हैं, उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही लॉ है, अभी आपको बताया गया। अरे लॉ क्या है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए ना। गैस जितना भारी होगा उसको आपस में मिक्स होने में उतना प्रॉब्लम होगा, जितना हल्का होगा उतना आसानी से मिक्स होगा। सही है। अब आप मान लीजिए एक ही समय में दो बैलून एकदम आइडेंटिकल लेके रखे थे, एक में हाइड्रोजन गैस भर के रखे और एक में मान लीजिए आप है ना मीथेन भर के रखे, हाइड्रोजन से भारी मीथेन। दोनों का नोजल खोल दिए, दोनों इंटरमिक्स होना स्टार्ट हुआ, कौन आसानी से इंटरमिक्स होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन, हल्का। तो जिसका मास ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जिसका मास कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, एंड सो ऑन। रियल। अब मान लो जैसे दो गैसेस के बीच अगर तुम कंपैरिजन करते हो, इसका जितना भी क्वेश्चन है वो सब कंपैरिजन बेस्ड है। जैसे ऑक्सीजन का डाटा दे देगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का तुमसे पूछेगा, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया तुमसे मीथेन पूछेगा, मतलब एक का डाटा सब दे रहेगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे केस में फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू गैसेस, अगर आप दो गैसेस के बीच इनका डाटा को कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड इज अंडर रूट मोलर मास ऑफ 2 ऊपर और मोलर मास 1 नीचे, या फिर डेंसिटी के तौर पे जाओगे तो डेंसिटी ऑफ 2 ऊपर और डेंसिटी ऑफ 1 नीचे। क्या बोलते हो, समझ में आया? इनवर्सली आप अगर चाहो तो इसको और भी परफेक्ट वे से ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस फर्स्ट बाय टाइम टेकन फर्स्ट divided by volume of second by time taken second is nothing else but simply root under molar mass of 2 by molar mass of 1, or you can say that कि density of 2 by density of 1। अब इसमें जो डाटा जैसे दिया रहता है वैसे यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अगर 10 लीटर ऑक्सीजन किसी कंटेनर से डिफ्यूज होता है किसी गिवन टाइम में, तो उतने ही टाइम में सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। अब उतने ही टाइम बोल दिया तो टाइम बराबर कट गया। यहां 10 लीटर ऑक्सीजन का पूछ दिए, ये निकालना है, इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड जो बोले उसका मोलर मास लिखो, नीचे ऑक्सीजन का लिखो, सॉल्व करो आंसर। आप याद रखिए गैस के नाम के साथ आप मोलर मास जानते हैं, तो गैस का नाम बताएगा मोलर मास वाला। ठीक है, वॉल्यूम पे ध्यान लगा देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट